कल आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आई? सारे बच्चों को आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? डोंट टॉकिंग। चलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कल वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया? सारे बच्चों को आया? चलिए, बोर्ड पे देखिए। कल आपने जो पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फाइनली इक्वेशन जो आया, क्या आया था? के इट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, यही आया था। सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अगर आपको जीरो यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर टी हाफ की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, टी हाफ मीन्स होता है अर्ध आयुकाल। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध आयु काल। और इसको किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? टी हाफ से। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो x की वैल्यू हम इट इज इक्वल टू क्या रख दें? a बाई 2, और t की वैल्यू क्या रख दें? टी हाफ। ठीक है, तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, तब ये k इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a बाई 2 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी हाफ इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई 2। ठीक है, यही हो जाएगा। और 2 क्या होता है? कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? टी हाफ किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? a। और a क्या होता था? अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की सांद्रता है। के कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वैल्यू ऑल टाइम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। हाँ भाई, कहाँ पर? यहाँ पर के कांस्टेंट है, आपको बताया था, समाकलन स्थिरांक। लिखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल या टी हाफ लिख लेंगे। जब
जब x it is equal to a by 2, t it is equal to t half, then k it is equal to a by 2 upon t half, t half it is equal to a by 2। क्या करने जाना है तुमको लखनऊ? t half it is equal to a by 2 लिख लेंगे। t half अनुक्रमानुपाती a अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। हो गया? अगला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे बोलते प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया देखिए बोर्ड पे देखिए, अब कोई राइट नहीं करेगा, बोर्ड पे देखिए आप। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट ए है, वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में आपके चेंज हो रहा है, ठीक है, उत्पाद बना रहा है, तो इसकी इनिशियली स्टेट क्या होगी, प्रारंभिक समय में t इट इज इक्वल टू 0, तो रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्रोडक्ट भी किस में चेंज होगा आपका 0 में। नेक्स्ट अगर t समय पश्चात आप ले रहे हैं तब t इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, तो मैंने कल बताया था a माइनस एक्स कैसे आया, x है, ये कहां से निकल के आया है, रिएक्टेंट से निकल कर आया है। समझ आया, ये वाला प्रोसेस समझ आया, कल यहां तक हो गया था। इसके आगे जो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिखी थी उसको भी लिखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या लगा देंगे आप, दर समीकरण, दर नियम से क्या लिख लिया जाएगा बताओ, एक्टिव मास ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसकी घात पे आप कितना मानते थे 0, यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर यहां पर वैल्यू होगी रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की वैल्यू यहां कितनी दी हुई है के एक्टिव मास ए माइनस एक्स दिया है, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, ये लिखा नहीं जाता कभी। ये आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। फिर कौन सा नियम लगाएंगे, बल गतिकी का नियम लगा देंगे। बल गतिकी नियमानुसार क्या हो जाएगा, बल गतिकी के नियम से क्या हो जाएगा, आर इट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा के ए माइनस एक्स, आगे क्या हो जाएगा dx बाई dt। अगर इसको और हम सिंपल कर ले तो क्या हो जाएगा dx बाई ए माइनस एक्स इट इज इक्वल टू के इंटू dt। यहां तक सबको समझ में आया,
इधर वाले बच्चों को दिख रहा है? समझ आया? अब क्या कर देंगे, यहां पर आप क्या कर रहे थे अभी तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? क्या कर रहे थे? इसमें क्या कर देंगे, समाकलन करने पर समाकलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स इट इज इक्वल टू के dt। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ln a माइनस एक्स इट इज इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या है, ये c क्या है, जहां c क्या होता था, कल लिखवा चुके हैं, क्या है c, सब भूल गए? हाँ जी, क्या था c, समाकलन स्थिरांक। अब इसको और सिंपल वे में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस e लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है के टी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रारंभिक समय अगर हम ले रहे हैं, प्रारंभिक समय में अगर t इट इज इक्वल टू 0 तो x इट इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस e इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, और ये a बचेगा आपका, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को कहां रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में, c का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, रख दिया जाए, इस मान को उठाकर c की जगह रख दिया जाए, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स इट इज इक्वल टू के टी। ये कैसा है आपका, माइनस में, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस e a हो जाएगा। अब इसको और सिंपल कर लीजिए, के टी को इधर लाइए, के टी इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस e a माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर log x माइनस log y है तो क्या हो जाता है, log x अपान y हो जाता है, तो इसको अपान फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, k इट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे 1 अपॉन टी, क्या हो जाएगा, log बेस e a अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए log e x इट इज इक्वल टू कितना होता है, 2.303 log बेस 10, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 बाई t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इजी है कि टफ, इजी है, लिख लीजिए, हाय केमिस्ट्री कौन बनाया, क्यों, लिखो, समझ आया, टफ लगा, कोई पार्ट है जो नहीं समझ में आया, बताओ। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन है, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसा कोई स्टेप मैम जो नहीं आया, आया, नोट करो। विश्वनाथ नहीं आ रहा, नहीं आएंगे, क्यों, अभी इसका 11th था,
हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसमें लिख लेंगे वह अभिक्रिया या रिएक्शन जो एक अभिकर्मक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है। इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद ये प्रूफमेंट लिख लेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक, जैसा आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी। ये लास्ट चैप्टर है। आपको नहीं पता? चैप्टर 8 क्या हुआ शिवा? शिवा एकदम साइलेंट हो गया क्लास में, है? पता ही नहीं चलता कि अब शिवा आता भी है क्लास में, है? शिवा, मेरी बात बुरी लग गई क्या? नोट हो गया? नहीं हुआ अभी? नोट करो। ये ऊपर वाला तो रफ कर दे। जल्दी नोट करो। अंश, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा? कुछ भी आ रहा है? कुछ भी नहीं? चलो, इनऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर आपको चीजें वहां से समझ आएंगी, ठीक है। ये फिजिकल का लास्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रफ किया जाए, रफ किया जाए। आर्यन नोट हो गया? इधर का नोट हो गया है आप लोगों का, ये वाला पार्ट?
वो मयंक नहीं आ रहा है, रंजीत बहादुर वाला मयंक 2 दिन से नहीं आ रहा है ना? क्यों, कहाँ चला गया? अच्छा, नोट हो गया? नोट हो गया। चलो देखो, हमने क्या लिखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको टी हाफ की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, यही रिएक्शन उठा के यहाँ पर रख लीजिए, पहले बोर्ड पे देख लो उसके बाद लिखना। आर्यन स्टॉप करो। 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 इट इज इक्वल टू ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, ये दे रहा है आपको। अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू t हाफ कर लें और a माइनस एक्स की वैल्यू a बाई 2 कर दें, अगर इसमें पुट करें तब वैल्यू क्या आएगी, 2.303 बाई टी की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टी हाफ। ठीक है, टी हाफ, उसके बाद लॉग बेस 10, ए तो है ही है, आगे a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, a बाई 2, ए से a कैंसिल हो जाएगा और आपको पता होगा लॉग बेस 10 2 की पावर कितनी होती है, 0.3010, कितनी होती है, 3010। अब यहां पर क्या करेंगे, k इट इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, वैल्यू रख देंगे यहां पर कितनी, 3.3010। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.693 बाई टी हाफ। अगर टी हाफ लेकर आएंगे, टी हाफ इट इज इक्वल टू 6.63 बाई के। इसी पर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन आया किसका, किसका, ये कट जाएगा तो ये 2 इसके बेस में है, 10 बेस में है, लॉग 2 का मान 3010 होता है। ठीक है, इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन कहां से लगाना है, यहां से लगाना है। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, इसमें लिखेंगे वह समय, वह समय जिसमें, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ रिजेंट, उसकी प्रारंभिक सांद्रता, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब ये वैल्यू लिख लेंगे, ये फॉर्मूला है, जब ये वैल्यू रखेंगे तब आपको ये मिलेगा, लिख लीजिए।
हो गया, रफ किया जाए। आर्हेनियस का आप लोगों ने सिद्धांत पढ़ा है? आर्हेनियस थ्योरी क्या है? आर्हेनियस थ्योरी थ्रीशोल्ड एनर्जी का नाम सुना है आप लोगों ने? देहली ऊर्जा का नाम सुना है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होता है? क्या होती है? वर्क करने से पहले होती है। हाँ, देखो आर्हेनियस ने क्या बताया, आप लोगों ने देखा होगा आर्हेनियस का ये वर्ड कभी सुना है? टक्कर सिद्धांत। अब तो कुछ याद आया? आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी क्या होता है? जैसे आपको कोई किसी की रिएक्शन करानी है यानी अभिकारक की प्रगट, पहले ग्राफ समझ लो। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्टेंट, इधर इसकी है एनर्जी, ऊर्जा, दिख रहा है? अब मान लीजिए कोई रिएक्टेंट हमने लिया, कोई अभिकारक हमने लिया और वो यहां पर है, कोई अभिकारक हमने लिया और वो यहां पर है। अगर इसकी हम रिएक्शन कराएं कि प्रोडक्ट में कब चेंज होगा, मान लीजिए ये अभिकारक हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट में बनने से पहले दी गई ऊर्जा जितनी इसको आवश्यकता है एनर्जी की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा को किससे डिनोट किया जाता है? ई नॉट से, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो है क्या हुआ, यहां से चला, ठीक है, तो मान लीजिए इसको मैंने देहली ऊर्जा, यहां पर इसको मैंने एनर्जी दिया, अब इसको मैंने एनर्जी दिया, जितनी इसको आवश्यकता है उतने में ये क्या कर लेगा, अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। मान लीजिए रिएक्टेंट यहाँ है लेकिन प्रोडक्ट और नीचे भी जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभिकारक और देहली ऊर्जा के बीच में ये जो एक एनर्जी बनती है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। वेरी गुड, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन होता है ये क्या करता है? एनर्जी को बैरियर कर देता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या है? ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। यही आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत। कैसे सिद्ध करा जाए इसको? चलो, जैसे मान लो हमने यहां पर CO2 लिखा, ठीक है, ये CO2 लिखा है आपका, अलग अलग लिख दिया हमने, तो ये O क्या कर सकता है? इसके साथ टकरा सकता है, टकरा सकता है, क्यों? क्योंकि ये सेम एटम नहीं है। अगर सेम एटम, अगर मान लो इधर भी O है, ठीक, एक O इधर भी है, ठीक है, तो क्या इन दोनों के बीच टक्कर होगी?
सेम सेम एटम्स के बीच टक्कर नहीं होगी। किसने बताया? आर्हेनियस इक्वेशन कहता है। अगर यहां पर आपको लिखा जाएगा तो यहां आप लिखेंगे नो रिएक्शन, और यहां अगर CO2 के बीच हो रही है तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? CO2 बन जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, नॉर्मली प्रैक्टिकली बताओ, जितने भी केमिकल, पहले देखो बर्जीलियस ने कहा कि केमिकल्स को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उन्हीं का एक स्टूडेंट आया, उसने क्या करा? केमिकल बना दिया। सबसे पहला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? यूरिया। किसने खोजा? 100 बार बताया है। उन्हीं का स्टूडेंट था, क्या नाम था उसका? पोलर। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जो O2 है, ठीक है, इस O2 को क्या लैब में बनाया जा सकता है? O2 को, ऑक्सीजन को लैब में बनाया जा सकता है, परंतु कहां से निकालोगे? जल को तोड़कर। और एक कॉमन सेंस की बात लगाओ, कॉमन सा प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ। हवा, जिसको आप हवा बोलते हो, केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने करी? जोसेफ प्रिस्टले ने इनको क्या करा? पब्लिश्ड करा था। खोज किसने करी? खोज किसने करी थी? कार्ल विल्हेम ने करी थी। ठीक है, सबसे पहले खोज उन्होंने करी थी, लेकिन जोसेफ प्रिस्टले ने इन्होंने क्या करा था? इसको पब्लिश करा था। अब देखिए ये क्या है? आपका ऑक्सीजन है, लेकिन जो डॉक्टर्स के पास सिलेंडर मिलता है ऑक्सीजन का, ये कैसे मिलता है फिर? अगर बनाया नहीं जा सकता तो कैसे मिलता है? प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है तो मरीज को बचाया नहीं जा सकता। नाइट्रोजन भी मरीज को दिया जाता है, वैसे ही मर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऑलरेडी प्रेजेंट है शरीर में। और कोई बताए? बनाई जा सकती है। ये जो हवा चल रही है, ये ठीक है, जिस हवा में बैठे हो, इसको लैब में बनाया जा सकता है? हैं? पानी को बना सकते हो? पानी को बना सकते हो? पानी को बना सकते हो? ऑब्टेन कर सकते हैं। पर्यावरण से ही तो मिलेगा, यही तो क्वेश्चन है। क्या आप लैब में बना सकते हो? नॉट इन्वायरमेंट। लैब में कैसे? H2O बना। कैसे? एक उसका एटम ले लेंगे ऑक्सीजन का। लेकिन क्या ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है? एनडीए में एक बच्चे ने बनाया है इसको। तुम्हारा भाई था वो? तुम्हारा भाई था वो? इतना मतलब 1.5 घंटा एक क्वेश्चन पर लेकर गया। वो मतलब घर में प्रैक्टिकल किए, तभी तो हमको पता चला। क्या कर रहा था घर में? मैम प्लस माइनस NaCl और जल को मैम रिएक्शन करके उसमें से वो एक डाटा के लिए मैंने उसको बताया था कि करके आना, फिर क्या किया उसने? अंश नाम है ना तुम्हारे भाई का? नहीं आ रहा है वो इस टाइम नहीं आ रहा है। अच्छा, उसी का ये क्वेश्चन था। उसने कहा मैम तो इजिली बनाया जा सकता है। हमने कहा जिस दिन तुम अगर ये ऑक्सीजन बना दो लैब में, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, यही इन्वायरमेंट की जो आपकी ऑक्सीजन होती है, इसी को हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स में भर लेते हैं, उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं? लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसको जो है सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल, इसमें तो ना हाइड्रोजन है
ना कहीं कोई इसमें नोबल गैस दिख रही, ना कहीं कोई इसमें मेटल दिख रहा, कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ भी नहीं दिख रहा, ओनली वन है O2। ठीक है, तो क्या इसको बनाया जा सकता है? तो उसने कहा यस मैम बनाया जा सकता है। तो हमने कहा अगर ये बच्चा तुम जिस दिन बना दो ना, क्योंकि हम भी जब छोटे थे 11th-12th में, तो हम यही सोचते थे कि ऑक्सीजन को क्यों नहीं बनाया जा सकता। और पहली बार ऐसा पूरी लाइफ में 14-15 साल के लाइफ में पहली बार ऐसा स्टूडेंट मिला जिसका सेम यही क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मेरा मेरे टीचर से था। उसने कहा बनाया जा सकता। वो साइंस के तरीके सोचा, तो बनाया नहीं जा सकता चीजों को। नहीं, इतने सारे साइंटिस्ट अब तक बना ही लेते, बहुत सारे केमिकल्स बन चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं बनाया जा सकता। क्यों? बनाया भी जा सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अभी आपके मेटल्स होंगे या बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे तत्व होंगे जिनकी खोज नहीं हुई है, लेकिन वो होंगे। जैसे अमेज़न के जंगल में देखो, एक प्लास्टिक खाने वाला एक बैक्टीरिया खोज लिया गया है। पानी को भी चेंज कर देता है। प्लास्टिक को पानी में चेंज कर देता है। हाँ, ये चीज मैंने भी सुनी है कि अमेज़न के जंगल में पाया गया। लेकिन जब तक प्लास्टिक कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, ये ग्लोबल मुद्दा हो चुका था कि प्लास्टिक को कैसे रीयूज किया जाए। बहुत सारे लोग उसको यूज भी कर रहे थे, रोड बनाकर उसमें क्या कर रहे, पेस्ट बनाकर उसको चिपका भी रहे थे। अरुणाचल साइड में देखियो क्या कर रहे थे, रोड बनाकर उसको चिपकाया जा रहा था प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, आपके लखनऊ में देखो कितनी सारी चीजें बन गई वेस्ट मटेरियल से, पार्क बन गया है। ठीक है, तो वहां पर देखो अमेज़न के जंगल में वो बैक्टीरिया खोज लिया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होंगे आने वाले समय में, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे ऐसे केमिकल्स होंगे कि आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं ना, उसका पूरा पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। आने वाले समय में इतनी रिसर्च हो जाएगी। AI जितना सब AI कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये इतना हार्मफुल भी होगा, हार्मफुल भी होगा। लेकिन चलो AI पे डिबेट बाद में करना, अगला लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे पहले। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हो गया, लिख लिया इसको पूरा। क्या लिखा रहे थे? हाँ, ये लिखा रहे थे आर्हीनियस का टक्कर सिद्धांत। लिखिए इसमें आर्हीनियस अभिक्रिया, आर्हीनियस का टक्कर सिद्धांत, इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए टक्कर का सिद्धांत, टक्करों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जल्दी लिखो, चैप्टर फिनिश हो जाए। टक्करों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिनके बिंदु निम्न प्रकार हैं, जिनके बिंदु निम्न प्रकार हैं। 2-3 पॉइंट्स लिख लेंगे। जब अभिकारक के अणुओं में, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखो, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तभी अभिक्रिया होती है, तभी अभिक्रिया होती है। सेकंड पॉइंट, अणुओं का उपयुक्त दिशा में, अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स्ड होगा कि इधर ही से टकराएगा। थर्ड पॉइंट, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, छूट गया क्या, टकराना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए
अणुओं के पास जितनी ऊर्जा चाहिए, अणुओं के पास जितनी ऊर्जा चाहिए वह उसकी सक्रिय संकुल बना सके, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल बना सके, कॉम्प्लेक्स। 4th पॉइंट लिख लेंगे, चाहिए कि वह सक्रिय संकुल बना सके। 4th पॉइंट, अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर एक्टिव संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं होते, एक्टिव संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में, प्रोडक्ट में परिवर्तित हो सके। फिगर बनाना चाहे तो बना ले। ये आपका जो है सक्रियण ऊर्जा, जिसको ए से डिनोट करते हैं। फिगर बनाना चाहे तो बना ले। अब 2-3 डेफिनेशन है छोटी छोटी, जैसे दहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखा लेंगे। उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज नहीं हो पाएगा, आधे घंटे बचे, अभी नहीं खत्म हो पाएगा। क्वेश्चन आंसर भी करा देना इस पे, नहीं फिर क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करोगे? 1-2 एक्सरसाइज हो जाए। मंडे से न्यू चैप्टर इनऑर्गेनिक। कल सेलेक्टेड क्वेश्चन ले आएंगे, छाट लेंगे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो वो चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा छोटी छोटी डेफिनेशन से लिख लीजिए, नहीं माइंड से कभी निकल जाएगा। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस अभिकारक के अणुओं की संख्या का प्लस योग। बोले अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? ई नॉट से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दहली ऊर्जा इट इज इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। ये क्या है आपका? अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। लिख लीजिए, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। ठीक है। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सक्रियण ऊर्जा, और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। लिख लीजिए, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले, जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। सक्रियण ऊर्जा इट इज इक्वल टू, सक्रियण ऊर्जा इट इज इक्वल टू दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी बैरियर। और एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं? ऊर्जा अवरोध। लिख लीजिए, ऊर्जा अवरोध
ऊर्जा अवरोध व न्यूनतम ऊर्जा। ऊर्जा अवरोध वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे पार करने के लिए, जिसे पार करने के बाद, जिसे पार करने के बाद ही अभिकारक उत्पाद में, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। ऊर्जा अवरोध कहलाता है और इसका फिगर यही वाला बना लीजिए, ठीक है। अभिकारक तब तक उत्पाद में नहीं चेंज होगा जब तक क्या करें, ऊर्जा अवरोध को पार ना कर ले, ठीक है। यही वाला फिगर फिर से ड्रॉ कर लीजिए और यहां पर ये हाईलाइट करके लिख लीजिए ऊर्जा अवरोध। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। एक छोटा सा और बच रहा है, इसको भी लिख लो, नन्हा सा है। हीट कॉफिशिएंट है ना इसी चैप्टर का, छोटी डेफिनेशन है, लिख लेंगे। ताप गुणांक, क्या बोलते हैं इसको, ताप गुणांक या हीट कॉफिशिएंट। छोटी सी हेडिंग है, लिख लेंगे इसको। बोला जाए ताप में वृद्धि से, ताप में वृद्धि से रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ दर स्थिरांक में वृद्धि हो जाती है। दर स्थिरांक में वृद्धि हो जाती है। किसी अभिक्रिया के लिए, नेक्स्ट लाइन से, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर पर डिग्री सेंटीग्रेड अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात, दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक बराबर
KT प्लस 10 अपॉन KT, ये नियर अबाउट 2 से 3 गुना होता है। क्या है? जहां KT इट इज इक्वल टू, नीचे वाला लिखेंगे, KT इट इज इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक, जहां T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक KT प्लस 10 इट इज इक्वल टू KT प्लस 10 इट इज इक्वल टू T डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पर वेग स्थिरांक। हो गया? और कुछ बच रहा है इसमें? अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में डिफरेंस लिखाया है। हो गया? क्वेश्चन करा दिया जाए इस पे कल? अभी कर लो, अभी 10 मिनट है, क्या करोगे 10 मिनट? हाँ रहेगा तो 1.5 घंटे, पूछेंगे भी तो हम, तो क्वेश्चन कर लो, 1-2 करना है तो। अटेंडेंस लगानी ना अभी।